भी जान लिया, और ऐसा सिस्टम आप जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर इसको मिस कर रहे हो, अगर आप हल्के में ले रहे हो तो मेरे परलवाइन के पार्टनर्स, ये आपकी खुश नसीब है, आपने इस परलवाइन में अगर अकाउंट भी ओपन किया है। देखिए आज डेली के डेली हम डाल रहे हैं आपको, कितने ऑटो पुल आ रहे, कितने लोग लाखों करोड़ रुपए कमाए। तो ये परलवाइन सिस्टम को बस हल्के में मत ले लो, ये सिस्टम को समझ लो। आज हमारे सिस्टम के अंदर अगर हम देखेंगे, हमारे ग्रुप के अंदर पुराने लोगों को सभी को ऑटो पुल आना चालू हो गया है, अभी शुरुआत हुआ। देखिए ऐसे कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया परेशानी में, प्रॉब्लम में ये है, मगर यहाँ पर परलवाइन के अंदर अकाउंट होल्डर बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, और तेजी से लोग लखपति और करोड़पति होते जा रहे और परेशानी से निकल रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सिस्टम उतना स्ट्रांग बनाया हुआ है, सिस्टम ही उतना स्ट्रांग है, तो क्या करोगे? तो ये परलवाइन सिस्टम आपको यहाँ पर खुश नसीब है। आज हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे जबरदस्त जो लखनऊ के लखनऊ के यहाँ पर हाईकोर्ट के साहब है, जो अशोक भाजपाई साहब, आपकी नसीब है, आपकी नसीब है, और हमारी नसीब है, जो हम यहाँ पर परलवाइन के लीगलिटी के ऊपर हम यहाँ सुनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मेरा टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए वो यहाँ पर आ गए, तो मेरा माइक हैंड ओवर करता हूँ किरण सर को। सो थैंक यू ऑल माय परलवाइन पार्टनर धमाका ग्रुप। सो थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त आपने बातें की है, और इस धमाका ग्रुप में आपने स्टार्टअप कैसे किए इसके बारे में आपने भी बहुत जबरदस्त बातें की है। और हमारे बीच में जो हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है, जो अपने धमाका ग्रुप और अपने बहुत सारे ग्रुप में सर जाके मोटिवेशन अच्छा इस सिस्टम की लीगलिटी के बारे में बताते हैं। वैसे ही हमारे आज के धमाका ग्रुप के वास्ते उन्होंने जो टाइम दिया है, उनको तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी अपने को टाइम देते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे लीडर ऐसे देखा है कि हमको जो जॉइन किए वो लीडर भी अभी तक टाइम नहीं दे रहे, लेकिन वाजपेयी सर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो टाइम निकाल के हमारे धमाका ग्रुप के वास्ते जो आज उपस्थित है, उनको मैं बहुत दिल से और हमारे धमाका ग्रुप से बहुत-बहुत उनको बधाई देता हूँ। तो हमारे बीच में अगर सर फ्री रहेंगे तो हम सब सर को वेलकम करेंगे, और आज का वेबिनार और आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सब लोग बने रहिए और अच्छा सा खासा इस सिस्टम का नॉलेज लीजिए। जो सर ने आज के डेट में वो लोग इस सिस्टम को पूरी तरह से फुल टाइम में काम कर रहे हैं और अच्छा टीम बना रहे हैं। और ऐसे हमारे ज़बरदस्त गेस्ट, चीफ गेस्ट, एडवोकेट लखनऊ के ज़बरदस्त लीडर और अपने बीच में सॉरी कॉल आया था। तो हमारे बीच में ऐसे ज़बरदस्त लीडर्स हमारे सभी जो को-होस्ट है, सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि सर को वेलकम करना है। प्लीज़ वेलकम अशोक बाजपेयी सर, प्लीज़ वेलकम सर, वेलकम, वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने आए, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू वेलकम वेरी सर, मच वेलकम। सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम वेलकम सर, सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं इस धमाका ग्रुप के बिग एंड प्रेशियस प्लेटफॉर्म को नमन करना चाहूंगा, और इस मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, मेंटोर्स हैं, साथी हैं, मातृ शक्तियां हैं, नारी शक्तियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उसमें काफी समय चला जाता है। सबको मैं एक साथ सादर प्रणाम नमन करता हूं, और सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी के प्रति, और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझ जैसे नाचीज को अपने इस बड़े मंच पे दो शब्द रखने के लिए बुलाया। और मैं साथियों संक्षेप में अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अशोक वाजपेयी है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में लीगल प्रोफेशन सॉरी सर, मुझे खांसी आ जा रही है, पता नहीं क्यों आजकल। मैं विधि व्यवसाय करता हूँ, वकालत करता हूँ, और इस परलवाइन बिजनेस में मेरी यात्रा अभी बहुत सीमित यात्रा है। मैं बहुत अभी कम दूरी मैंने तय की है, और इसमें मेरी ज्वाइनिंग 30 नवंबर 2020 को हुई थी। उस समय हुई थी जब मैं
कोरोना काल में 2 हफ्ते के लिए कोर्ट मेरा खुल गया था और मैं कोर्ट का अपना उस दिन का काम निपटा के घर जाने ही वाला था। तो हमारे मित्र हैं एक मिस्टर एसपी गुप्ता जी जो हमारे सहयोगी हैं और हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, वो और एक मिस्टर रामप्रीत जी जो परलवाइन को लखनऊ में लेके आए थे। तो उन दोनों लोगों ने एक साथ कार में बैठ के इस के प्लान को मुझे दिखाना चाहा। शुरुआत की ही थी, मैंने पहली बार उस दिन परलवाइन का नाम सुना था, लेकिन संजोग से उसी समय मेरे 3 क्लाइंट, जबकि उस समय कोरोना पीरियड में कहीं से कोई क्लाइंट आ नहीं रहा था, उस दिन पता नहीं कैसे वो पहुंच गए और मुझे मेरे घर पहुंच के फ़ोन करने लगे और जानना चाह रहे थे कि मैं कितनी देर में घर पहुंचूंगा। तो मैंने रामप्रीत सर जी से अनुरोध किया कि सर जी इस समय मुझे घर जाना होगा और क्या कल आप मेरे गरीब खाने पे आके इसका प्लान दिखा पाएंगे? तो मैं उनसे अनुमति लेके घर चला गया। अगले दिन रामप्रीत सर जी और एसपी गुप्ता जी आए और मुझे इसका प्लान दिखाने लगे। साथियों, मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, हालांकि बार बार दोहराते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चूंकि सत्य बात है इसलिए उसको कहना पड़ता है अपने जीवन में बताने के लिए कि रामप्रीत सर जी इस बिजनेस के प्लान को काफी विस्तार से मुझे दिखाने लगे और मेरी रुचि कभी भी इस तरह के कामों में नहीं रही है। नेटवर्किंग से वगैरह वगैरह से मैं बिल्कुल जरा सा भी इंटरेस्ट मुझ में नहीं था और दूसरा कारण ये था कि मेरे पास समय भी नहीं रहता है इन सब कामों के लिए। मेरी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त रहती है, यहाँ तक कि मैं अपनी फैमिली को भी पर्याप्त समय नहीं दे पाता हूँ। तो रामप्रीत सर जी लम थोड़ा सा प्लान उनका लंबा हो रहा था तो मैं थोड़ा सा उकता भी गया। 2 कारण तो मैंने जो बताए वो, तीसरा कारण ये था कि अगले दिन मेरा एक डबल मर्डर केस आर्गुमेंट के लिए लग गया था और जिसमें मुझे लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब वो आगे बढ़ना नहीं था, उसमें आगे डेट आर्गुमेंट के लिए मिलनी नहीं थी। तो मेरा ध्यान बार-बार उस तरफ चला जा रहा था कि मुझे उस केस में आर्गुमेंट करना है और क्या आर्गुमेंट करना है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर केस था। उसमें हमारे क्लाइंट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट 4 लोगों को 2 लोगों को लाइफ हुई थी, 2 लोगों को 10 साल की सज़ा हुई थी। तो मेरा ध्यान वही उसी तरफ चला जा रहा था। तो जिस वजह से मैं कंसंट्रेशन के साथ रामप्रीत सर जी के प्लान को नहीं देख पाया। प्लान दिखा के रामप्रीत सर जी और गुप्ता जी सर जी चले गए। उनके जाने के बाद साथियों ऐसा कभी भी मेरे जीवन में नहीं हुआ था और उस दिन हुआ। मुझे अपने से ही पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लगा, आत्मग्लानि होने लगी। अब मैं अपने को ही धिक्कारने लगा, कोसने लगा कि 2 भले लोग आए थे और मेरी बेहतरी के लिए हमें कुछ बता रहे थे, दिखा रहे थे और मैंने उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनी। ये मैंने अच्छा नहीं किया। तो रामप्रीत सर जी के तुरंत जाने के जब वो चले गए थे तो जब ये मेरे मन में ऐसे ख्याल आए तो वो पेपर जिस पे रामप्रीत सर जी प्लान दिखा रहे थे वो वहीं टेबल पे वो रखा हुआ था। मैंने उस पेपर को उठाया तो उसमें रामप्रीत सर जी ने अपने हैंडराइटिंग में परलवाइन इंटरनेशनल लिख रखा था। हालांकि मुझे परलवाइन का नाम भी याद हो गया था। तो मैंने उसी समय बिना किसी देरी के जहां से भी मुझे परलवाइन के बारे में कोई भी नॉलेज मिल सकती थी मैं तुरंत उसको कलेक्ट करने लगा और मैंने यूट्यूब से तमाम सारे जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब के, जैसे मुख्य रूप से मैं 2-3 का नाम लेना चाहूँगा। एबी मोटिवेशन अमर भाई सर जी का जो चैनल है उससे मुझे काफ़ी कुछ जानने समझने का मौका मिला और लीगल फेस को समझने के लिए मुझे अमिताभ बच्चन सर जी का के वीडियोस से काफ़ी मुझे मदद मिली और रविंद्र पासवान सर जी के भी वीडियोस को मैंने देखा और 2-3 और मैंने देखे और परलवाइन की साइट पे जाकर भी जो परलवाइन ने क्या कह रखा है अपने नोटिफिकेशंस में या इनका बिजनेस प्लान क्या है, ये सब मैंने जाना और परलवाइन टॉक्स पे भी मैं गया, वहां भी मैंने देखा फॉर और अगेंस्ट जो भी इनके रिव्यूज थे वो सारे मैंने देखे। ओवरऑल चूंकि मैं एक एडवोकेट हूं तो इसके लीगल फेस को समझने के लिए मैंने विशेष प्रयास किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलीगल बिजनेस हो। तो उसमें मैंने कई सारे जजमेंट्स पढ़े, अपने कंट्रीज के भी पढ़े और देश विदेश के भी जजमेंट्स पढ़े और तमाम सारे लॉज मैंने देखे जो परलवाइन के संदर्भ में हो सकते थे या जो वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी आज से रिलेटेड थे या कॉइन्स वगैरह से रिलेटेड थे या इस तरह के एसेट्स से रिलेटेड थे, जिनमें कुछ एक्ट्स का नाम मैं लेना चाहूँगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट मैंने देखा, इसकी गाइडलाइंस को देखा, फेमा एक्ट को देखा, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को देखा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को देखा, कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस को देखा,
और प्राइस चिट्स, मनी सर्कुलर स्कीम बैनिंग एक्ट को देखा, मनी रोटेशन वगैरह को देखा, मनी सर्कुलेशन, पॉन्जी स्कीम्स, चिट फंड स्कीम वगैरह क्या है, इन सबको मैंने काफी कुछ देखा। और परलवाइन की साइट पे मैं गया, वहां पे परलवाइन की साइट पे ट्रांजैक्शन टू इंडिया में परलवाइन ने अपनी साइट पर लिख रखा है कि परलवाइन प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन टू इंडिया परसुएंट टू आरडीए यानी रूपी ड्राइंग अरेंजमेंट्स, जो इस्टेब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसके बारे में मैंने विशेष रूप से जानने का प्रयास किया कि आरडीए क्या होता है। तो आरडीए के बारे में मैंने काफी जाना कि ये रुपीज ड्राइंग अरेंजमेंट सॉरी सर, ये एक प्रोसेस है जिनसे कि ओवरसीज फॉरेन करेंसी रिसीव्ड करते हैं, यानी सीमा पार से जो मुद्रा का प्रेषण होता है या जो रिसीविंग होती है थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स, वो आरडीए के थ्रू होता है। और जिसको आरबीआई डेवलप करता है इस सिस्टम को, जहाँ पे रुपीज ड्राइंग अरेंजमेंट ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, ये सुविधा हमको मिल सकती है। इसमें एक मुख्य रूप से जो एक एक्ट का भी इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वो भी एप्लीकेबल होता है, उसके प्रोविजंस लागू होते हैं। ये जो अथराइज डीलर्स या अथराइज बैंक्स होते हैं उनके माध्यम से नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस के भी इसमें शामिल होते हैं। तो इन सब के माध्यम से ये जो ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट्स बनाते हैं, टोटल प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, मैं फिर भी 2 मिनट इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि जो ये सीमा पार से भारत में ये प्रेषण होता है सामान्य चैनलों के ऊपर और परे, जितने भी आने वाले रेमिटेंस हैं, जिसको हम हिंदी में आवक प्रेषण कह सकते हैं कि आने वाला जो प्रेषण है, इसको प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 2 चैनल काम करते हैं। एक आरडीए करता है और दूसरा एमटीएसएस करता है। आरडीए का मैंने अभी पहले नाम लिया, एमटीएसएस का मनी ट्रांजैक्शन सर्विस स्कीम, इसको हिंदी में हम धन अंतरण सेवा योजना भी कह सकते हैं। इन्हीं 2 व्यवस्थाएं द्वारा हमारे देश में प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त होते हैं। और आरडीए भारत में लाभार्थियों को विदेश से व्यक्तिगत प्रेषण रेमिटेंस स्थानांतरित करने का एक तरीका होता है। और आरडीए के तहत अधिकृत श्रेणी यानी नंबर 1 के जो बैंक होते हैं, अथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक, अपने वास्टो अकाउंट और सॉरी सर, बार बार मुझे खांसी आ जाती है, और इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की भी भूमिका होती है। और नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस के साथ ये गठजोड़ करते हैं, और तब सबके प्रोसेस में शामिल होने के बाद ये हमारे अकाउंट में पैसा आ पाता है। इसीलिए आपने साथियों देखा होगा कि पहली बार जब आप लोग इसके लिए केवाईसी करके अपने बैंक में डीपी को ट्रांसफर इंडियन मनीज में अपने अकाउंट्स में लेने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो पहली बार ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी समय लग जाता है, 2-3 दिन भी लग जाता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ की टाइट स्क्रूटनी होती है, हर चीज़ को बड़े पैनी निगाहों से देखा जाता है और तमाम विभाग इन सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं, तभी ये पैसा हमारे उसमें आ पाता है। और और ये उन्हीं देशों से ये बिजनेस हो पाता है, वहीं से आ सकता है जो कि ग्रे लिस्ट में नहीं होते हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हमने नाम लिया, इसमें कई कंट्रीज जो हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, इनके द्वारा ग्रे लिस्ट में डाले गए हुए हैं। उसमें तमाम सारे कंट्रीज हैं, करीब भारत जो है वो एफएटीएफ का भी सदस्य बन गया, 34वां सदस्य बन गया। मेरे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 39 कंट्रीज टोटल हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं। और तो जब मैंने इन सब चीज़ों को देखा और पूरे प्रोसेसिंग मैंने जाना कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो मुझे काफ़ी कुछ विश्वास हुआ कि जो इसके प्लान में, परलवाइन के प्लान में ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो बिल्कुल सही हैं और कहीं पे से भी किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कानून का उल्लंघन नहीं होता है क्योंकि हम आप तो गलत काम कर सकते हैं, गलत काम चाहे अनजाने में ही करने लगें या जल्दी धन कमाने के चक्कर में हम गलत काम अपना लें, गलत काम करने लगें, लेकिन कोई बैंक जो है वो गलत काम नहीं करता है, गलत काम में हमारा साथ भी नहीं देगा, क्योंकि न उसको ऐसा करने की इजाज़त होती है और न वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि तमाम खुफिया नज़रें
उसके काम, उसके जो भी ट्रांजैक्शन उसके द्वारा होता है उस पर उनकी नजर रहती है, उसको उसका हिसाब किताब भी देना होता है, वो छुपा नहीं सकता है गलत काम को। तो बैंक के थ्रू हम ये डीपी क्या है, डिजिटल पॉइंट, ये एक अमेरिकन डॉलर के बराबर इसकी वैल्यू रखी गई है। एक तरह से आप इसको फॉरेन करेंसी कह सकते हैं। जब ये कन्वर्ट होके इंडियन रुपीस में हमारे अकाउंट में आ जाता है और इन सब प्रोसेस से गुजर के आता है, तो ये भी साबित करता है कि ये पूरी तरह से लीगल है, लीगल है, लीगल है, और इसमें किसी भी तरह का कोई गैरकानूनी काम नहीं हो रहा है। जैसा हमने अभी पहले भी बताया कि आरडीए जो है ये एक रिसीविंग चैनल होता है, जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस होता है ओवरसीज जुरिडिक्शन से, वहां से ये आता है। और दो तरह से मैंने एमटीएस आरडीए का नाम लिया, लेकिन ये बैंकिंग रेमिटेंस में एमटीएस और आरडीए आते हैं। और रेमिटेंस दो तरह से हो सकते हैं, एक बैंकिंग हो सकता है, दूसरा पोस्टल हो सकता है। लेकिन चूंकि परलवाइन में बैंकिंग रेमिटेंस ही होता है, बैंक के ही थ्रू होता है, पोस्टल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पोस्टल की बात ना करके केवल बैंकिंग रेमिटेंस की ही मैं बात करना चाहूंगा। और ये जैसे मैंने अभी नाम लिया था ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक का, तो इनसे ये टाई अप होता है विथ नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस के साथ में। और जो FATF हैं, इसमें तमाम तरह की कंप्लेंट्स भी होती हैं, कहीं भी कोई शिकायत आती तो ये भी देखते हैं। इसमें कई सारे देश, जैसा मैंने बताया 39 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं, भारत भी इसका मेंबर्स हो गया है। तो जो नंबर 1 कैटेगरी बैंक हैं, तमाम जगह ऐसी सुविधा नहीं होती है, तो वहां पे भी एक रास्ता निकाला गया है वास्ट्रो अकाउंट और नास्ट्रो अकाउंट के द्वारा, यानी बैंक का अकाउंट बैंक में। जिन वहां नंबर 1 कैटेगरी के बैंक नहीं है, इस तरह की सुविधा नहीं, तो बैंक का खाता बैंक में ही खुल जाता है और फिर इस तरह से लेन देन पूरा तरह होने लगता है, बैंक का खाता बैंक में ही खुल जाता है। और लेकिन हाँ, वास्ट्रो अकाउंट और नास्ट्रो अकाउंट के पूरा हिसाब किताब, पूरा लेजर इनको मेंटेन करना होता है, इसका डाटा इनको प्रदर्शित करना होता है, हिसाब किताब देना होता है। और ये अथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक जो है, ये इनको लाइसेंस भी मिला होता है। इंडिया में लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। काहे का लाइसेंस इनको मिलता है? खरीदने और बेचने का फॉरेन करेंसी का, एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इनके तहत ये पूरा इनको अधिकृत किया जाता है, अप्रूवल मिलता है RBI से। अंडर सेक्शन 10 है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत। थ्रू अथराइज मनी जो सॉरी सर, चेंजर्स होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में AMC कह सकते हैं, अथराइज्ड मनी चेंजर्स। AMC फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स होते हैं, जिसे फॉरेन मनी एक्सचेंज करने का अधिकार होता है। ये इनको अधिकार दिया जाता है इसी प्रोसेस के तहत, इन्हीं प्रोविजंस के तहत इनको पूरा अधिकार होता है। और नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज जो हाउसेस होते हैं, ये जो है कंपनीज होती हैं, जिनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस होता है और जो सेंडिंग कंट्री के थ्रू सॉरी सर, बार बार खांसी आ जा रही, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड भी होते हैं, और जो रेमिटेंस के खाते में पैसा भेजने के लिए फंड्स उपलब्ध कराते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। और FATF का मैंने अभी नाम लिया था, ये मनी लॉन्ड्रिंग आज पर कहीं टेररिज्म वगैरह पे तो नहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है, इन पे नजर रखते हैं। 39 कंट्रीज इसके मेंबर भी हैं, और ग्रे लिस्ट में भी कुछ कंट्रीज हैं। जो कुछ कंट्रीज का मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे अल्बानिया है, और युगांडा है, पाकिस्तान है, पनामा है, सीरिया है, यमन है, बारबाडोस है, बहमास है, और भी कंट्रीज हैं। कुल मिला के 39 कंट्रीज हैं। और कुछ कंट्रीज जो हैं वो ब्लैक लिस्टेड भी हैं, जिसमें कि 2 कंट्रीज मुख्य रूप से हैं, एक ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। इन कंट्रीज में परलवाइन का बिजनेस नहीं होता है, बैंड है। 8 कंट्रीज टेररिस्ट कंट्री का तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इनमें भी परलवाइन का बिजनेस परमिसिबल नहीं है, नहीं हो पाता है। और वास्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट का तो हमने बताया कि पूरा लेजर और हिसाब किताब इनको देना होता है, और हर तरह से देना होता है। और अब परलवाइन के संदर्भ में ये देखना है कि परलवाइन में क्या कहीं कोई गलत काम होता है। अब परलवाइन में पैसा आता कहाँ से है? ये क्राउड फंडिंग से आता है।
क्राउड फंडिंग जो है वो भी जो इसमें यूज हो रहा है वो दो तरह की क्राउड फंडिंग है। एक तो डोनेशन बेस्ड है, दूसरा चैरिटेबल आप कह सकते हैं। तो वो पूरी तरह से इंडिया में जायज़ है, कहीं से इसमें कोई गलत नहीं है कि वो नाजायज हो। और अब ये देखना होता है कि क्या लोग कहते हैं क्राउड फंडिंग आता है यानी पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही रोटेट करता रहता है, क्या ये सर्कुलेट जो कर रहा है मनी सर्कुलेशन में तो नहीं है। क्योंकि अगर ये मनी सर्कुलेशन होगा तो मनी सर्कुलेशन अपराध होता है, मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत ये अपराध की श्रेणी में है। तो आइए देखते हैं कि कहीं मनी सर्कुलेशन तो नहीं हम लोग कर रहे हैं इस पर्ल वाइन बिजनेस में। तो उसको जानने से पहले मनी सर्कुलेशन है क्या, इसको जान लेते हैं। मनी सर्कुलेशन ये होता है जब भी कोई एंटिटी, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई बॉडी, चाहे वो कारपोरेट बॉडी हो, इनकॉर्पोरेट बॉडी हो, ऑटोनॉमस बॉडी हो, फुल फ्लेज बॉडी हो, किसी तरह की भी कोई संस्था है, कोई निकाय है, अगर वो अपने मेंबर्स को, अपने प्रोमोटर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को या उनसे जुड़े जो भी लोग हैं किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो उनको क्विक मनी या इजी मनी देने का क्या करता है, प्रॉमिस करता है। तो साथियों क्या मनी सर्कुलेशन एक्ट का अपराध हुआ? अभी साथियों नहीं हुआ। अगर हाँ, इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, पीरियड, कि कितने पीरियड में क्विक मनी, इजी मनी देने का प्रॉमिस हो रहा है। जहां पीरियड जुड़ गया वहीं पे मनी सर्कुलेशन का ऑफेंस हो जाता है। अब आप ये देखिए कि पर्लवाइन में, अच्छा, जो दंडनीय अपराध है सेक्शन 345 में मनी सर्कुलेशन एक्ट में पनिशेबल है वो, और वो नाजायज काम है, गैर कानूनी काम है, उसको हमारा कानून परमिट नहीं करता है। अब आइए पर्लवाइन के संदर्भ में देखते हैं क्या पर्लवाइन में मनी सर्कुलेशन एक्ट का हम काम करते हैं। अब पर्लवाइन का ऑटो पूल ही आप साथियों ले लीजिए। पर्लवाइन के ऑटो पूल में पर्लवाइन ने थ्रू आउट कहीं भी ये नहीं कह रखा है कि ऑटो पूल की इनकम जो हमको 8 लेवल में मिलती है, हमारी मैट्रिक्स जब 4K की मैट्रिक्स बनती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, तो पर्लवाइन ने वहां भी कहीं भी ये पीरियड नहीं दे रखा है कि कितने पीरियड में, कितने समय में, कितने साल में, कितने महीने में, दिन में, घंटे में वो हमको आपको मिलेगी। ये बहुत अच्छा है कि इस तरह का प्लान फ्रेम हुआ, इस तरह का प्लान सेटअप हुआ। अब चाहे पर्लवाइन ने हमारे भारतीय कानून को देखकर अपना प्लान ये बनाया हो, बिजनेस मार्केटिंग प्लान बनाया हो, या अनजाने में ही बन गया हो, ये कानून की दृष्टि से बहुत अच्छा हुआ। और साथियों, पर्लवाइन जो है वादा कर भी नहीं सकती, क्योंकि पर्लवाइन को खुद भी नहीं मालूम है, खुद भी वो नहीं जानती है कि आज कितने अकाउंट्स खुलेंगे, कल कितने अकाउंट्स खुलेंगे, परसों कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हो पाएंगे, तो अकाउंट्स कितने खुल पाएंगे, कब हमारी मैट्रिक्स बनेगी, कब हमारा नंबर आएगा, पर्लवाइन को खुद ही नहीं पता है, तो कह कैसे सकती है। तो ये बहुत अच्छा ढंग से बनाया गया। मुझे लगता है कि ये कानून के प्रोविजंस को, प्रावधानों को देखकर ही इसके प्लान की और इसके नोटिफिकेशन जितनी बातें हैं उनकी संरचना की गई है, जिससे किसी तरह का भारतीय कानूनों का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। साथियों, भारतीय कानूनों का ही नहीं, विश्व के जितने भी देशों में कानून है, किसी भी देश के कानून का कोई उल्लंघन पर्लवाइन बिजनेस नहीं करता है। ये ग्लोबल बिजनेस है और भारत के अलावा भी तमाम सारे कंट्रीज में ये अच्छी तरह से रन कर रहा है, चल रहा है, लोग इसको करके लाभान्वित हो रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, पैसा बना पा रहे हैं। तो ये भारत ही नहीं, विदेशी भी जो कानून है उनका भी उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि जितने भी कानून हैं, हर देश के कानून के पीछे एक बेसिक चीज होती है, वो है लीगल जूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम विधि न्याय शास्त्र हिंदी में कह सकते हैं, लीगल जूरिस्प्रूडेंस। और हर देश का लीगल जूरिस्प्रूडेंस जो है, वो जो फंडामेंटल्स जिन पे वो बेस्ड होता है, वो सब एक ही होते हैं, फंडामेंटल सब जगह एक ही हैं। अगर यहाँ पे 5 गुणे 4 20 होगा तो हम दुनिया की किसी कोने में जाके इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 × 4 20 ही होगा, हर जगह होगा। यहाँ पे अगर किसी का कत्ल करना जुर्म है तो दुनिया के किसी भी कोनों में, किसी भी कंट्री में जाएंगे, अगर कोई मर्डर कोई करता है तो वहां पे भी वो अपराध ही होगा, उसका भी पनिशेबल एक्ट होगा, वो कानून की नजरों में जायज काम नहीं होगा। बस हाँ, थोड़ा सा कहीं कहीं हमारे देश में और दूसरे देशों में कुछ जो लोकाचार हैं,
कस्टम और राइट्स हैं, कस्टम और राइट्स हैं, उन्हीं में कुछ भिन्नता मिलती है, जो रीति रिवाज हैं। कहीं पे कोई रीति रिवाज अच्छा माना जाता है, वही बातें किसी कंट्रीज में हो सकता है ना अच्छी उतनी मानी जाती हों। तो बस रीति रिवाज को लेके ही भिन्नता है, बाकी फंडामेंटल सब सारे सारे दुनिया में एक हैं। तो कहीं पर भी पर्लोवाइन सिस्टम किसी भी देश के कानून का उल्लंघन नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। अब कैसे नहीं करता है, और एक मामला मैं भी आप लोगों के सामने छोटा सा रखना चाहूंगा, 10 मिनट का समय जरूर लूंगा। और सर जी, मुझे कितना समय है बोलने के लिए, थोड़ा सा हमें इंडिकेट कर दे तो मैं उसी हिसाब से समराइज करूं। कंटिन्यू कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी 11 सर जी। बजे तक ये सेशन चलता है, आप कंटिन्यू सर। अच्छा सर जी जी। आप हालांकि पानी फिर भी मैं लेके जल्दी थोड़ा कंक्लूड करने की आपका। कोशिश करूंगा, बस आधे हाँ घंटे में चलेगा कंक्लूड सर, कर दूंगा। जी सर। चलेगा चलेगा सर, थैंक यू थैंक यू। जी जी सर। तो मैं ये बता रहा था कि जब वो लोग चले गए, तो मैंने जब ये सब देखा और तमाम सारे जजमेंट्स वगैरह पढ़े, तो एक जजमेंट्स जो कि मैंने पढ़ा, जिसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें हुआ क्या था, इस पे मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा। इसमें हमारे देश का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी के अंडर और सुपरविजन और कंट्रोल में जितने भी हमारी बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो सेमी बैंकिंग है, जितना भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप इस तरह से कह दी, उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं। मैं हर चीज का नाम लूंगा तो और भी थोड़ा 2-3 मिनट लग जाएगा। तो सब जो है अधीन होते हैं किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही डायरेक्शन से ही वो चलते हैं, वो काम करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर 6 अप्रैल 2018 को इशू किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर है, कई सारे कानून ये पावर उसको देते हैं, तो उन्हीं पावर को, उन्हीं कानूनों को एक्सरसाइज करते हुए 6 अप्रैल 2018 को ये सर्कुलर जारी किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। वो कुछ कानून, कौन से कानून इनको ये अधिकार देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, मैं नटशेल में 2-1 कानूनों का नाम लेना चाहूंगा। सेक्शन 35A और 36(1)A एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार देते हैं इस तरह से बनाने का। और साथ में सेक्शन 45J(A) एंड 45L ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये भी देते हैं। साथ में इसके कुछ प्रोविजन है, सेक्शन 10(2) है, सेक्शन 18 है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के। तो इन सब और भी कुछ कानून है, उनका नाम लूंगा तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा, आप लोगों को आनंद भी नहीं आएगा। तो इन सब चीज को एक्सरसाइज करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन इशू किया तमाम एंटिटीज को जो रेगुलेटेड बाय आरबीआई थे, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड थे, उनके सुपरविजन और कंट्रोल में आते थे, वो दिया। और उसमें 2 उन्होंने प्रतिबंध लगाए। क्या लगाया? पहला ये लगाया, नॉट टू डील इन वर्चुअल करेंसीज, कि वो वर्चुअल करेंसी में डील नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। नॉट टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर फैसिलिटिंग एनी पर्सन और एंटिटी इन डीलिंग विद द सेटलिंग वर्चुअल करेंसीज। तो वर्चुअल करेंसी में कोई काम नहीं करेंगे, ना कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ना किसी को उस तरह की सुविधा देंगे। और दूसरा प्रतिबंध ये लगाया कि टू एग्जिट द रिलेशनशिप विद सच पर्संस और एंटिटीज, कि उनसे हर तरह के रिलेशन समाप्त कर लिए जाएंगे, रिलेशन से बाहर आ जाया जाएगा। इफ दे आर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज टू देम, अगर वो किसी को ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसका खामियाजा क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि जो भी, जैसा मैंने भी पहले कहा, कि जितने भी बैंक थे, जितने भी बैंक हैं, थे नहीं, जितने भी बैंक हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही सुपरविजन और कंट्रोल में काम करते हैं। तो इस तरह के जब ये प्रतिबंध लग गए, रिलेशन समाप्त करने का, वर्चुअल करेंसी में डील न करने का, वर्चुअल करेंसी में काम करने वालों को कोई सुविधा न देने का, और मतलब हर तरह से वर्चुअल करेंसी पे जो भी कुछ हो रहा था, जो भी बिजनेस कर रहे थे, काम कर रहे थे, किसी भी तरह से कर रहे थे, उस पर सब पे रोक लग गई। तो इन लोगों के जो अकाउंट्स थे बैंक में, वो सब बैंकों ने क्या किए, फ्रीज कर लिए, सारा लेन देन जो है वो रुक गया। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए, और इन लोगों ने मिलकर
पेटिशंस फाइल की, रिट पेटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, जिसमें क्या किया, ये जो सर्कुलर था इसको चैलेंज किया बाय वे ऑफ फाइलिंग रिट पेटिशन फाइल के ये सर्कुलर को चैलेंज किया। उसमें उन्होंने रिलीफ क्या मांगी, इसमें डायरेक्शन उन्होंने सीख करना चाहा कि रेस्पोंडेंट जो हैं उनको मना कर दिया जाए और उनको मैंडमस जारी कर दिया जाए, परमादेश जारी कर दिया जाए, उनको आदेशित कर दिया जाए, निर्देशित कर दिया जाए। क्या किस बात का लिए कि नॉट टू रेस्ट्रिक्ट और रेस्ट्रेन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो किसी तरह का प्रतिबंध ना लगावें, किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें इस तरह के कार्य में। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी में, इस वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे हैं उनके कार्य में किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें। इसमें 2 पिटीशंस फाइल की गई थी। पहली रिट पिटीशन में जो पिटिशनर थे वो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक एसोसिएशन बना था, वो थे जो एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री बॉडी है, ने फाइल इसको किया था, जो ऑनलाइन एंड डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग एसोसिएशन बना किस तरह से करते। और दूसरी पिटीशन जो फाइल हुई थी वो कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग थे, उनके द्वारा फाइल की गई थी, जो क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन रन करा रहे थे, क्रिप्टो एसेट्स वगैरह पे काम कर रहे थे, और जो शेयर होल्डर्स, फाउंडर्स और कुछ क्रिप्टो संपत्ति के ट्रेडर्स थे, इसका व्यापार कर रहे थे, तो उन लोगों के द्वारा ये फाइल की गई। तो इससे पहले भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बार इस तरह से सचेत किया था लोगों को, इस तरह से काम करने के लिए मना किया था, इसके जो जोखिम है, इसमें जो रिस्क है उसके बारे में आगाह किया था, सचेत किया था। और तमाम सारी डेट्स, अगर मैं डिटेल डेट्स बताऊंगा तो करीब 1 घंटा 1.5 घंटा से ऊपर लग जाएगा सारी डेट्स बताने में। तो मैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही चीज में रखना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार, जैसा मैंने कहा कि बार बार वर्चुअल करेंसी के यूजर्स को, होल्डर्स को, इनके जो ट्रेडर्स हैं, उसमें बिटकॉइन भी शामिल था, बिटकॉइन सहित आगाह करती रही थी इनके व्यापारियों को, इनके धारकों को, इनके उपयोगकर्ताओं को। क्या आगाह करती थी, इस तरह के लेन देन से जुड़े तो तमाम तरह के जोखिम हैं, रिस्क हैं, इनके बारे में बराबर बताती रहती थी। और जो ये रिस्क थे, संबद्ध जोखिम हैं, इनको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि तत्काल प्रभाव से आरबीआई द्वारा जो रेगुलेटेड संस्थाएं हैं, वर्चुअल करेंसी के साथ काम करने वाले या उनका निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाओं के साथ कोई व्यवहार नहीं करेंगी और उन्हें कोई सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी। यही बात 6 अप्रैल 2018 में भी लगभग फिर से दोहरा दी गई थी सर्कुलर में। और 6 अप्रैल 2018 का आरबीआई का जो सर्कुलर ये आया, ये पूरी तरह से वर्चुअल करेंसी और उससे निपटने पर रोक से ही संबंधित था। कि वर्चुअल करेंसी पे पूरी तरह से ये आघात कर रहा था, पूरी तरह से रोक लगा रहा था, उसके लेन देन को, उसके काम में रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था, उसको मना कर रहा था। और वर्चुअल करेंसी में लेन देन पर प्रतिबंध जो है, रिजर्व बैंक ने इसके पहले 24 दिसंबर 2013 को भी लगाया था, और 1 फरवरी उसके बाद 1 फरवरी 2017 को लगाया था। फिर 5 दिसंबर 2017 को अपनी सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से बार बार बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के यूजर्स, जितने भी इनके यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, इनके होल्डर्स हैं, इनके ट्रेडर्स हैं, इससे जुड़े विभिन्न जोखिमों के बारे में बराबर आगाह करती रही थी, पहले से ही आगाह करती रही थी। और संबंधित रिस्क को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया कि तत्काल प्रभाव से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विनियमित संस्थाएं वर्चुअल करेंसी में डील नहीं करेंगी। ऐसी सेवाओं में खातों का रखरखाव यानी मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स शामिल था, पंजीकरण यानी रजिस्टरिंग शामिल था, व्यापार शामिल था यानी व्यापार मतलब ट्रेडिंग शामिल थी, निपटान समाशोधन यानी सेटलिंग और क्लियरिंग वगैरह शामिल था, और वर्चुअल टोकन के बदले ऋण देना, जो लोन्स वगैरह दिए जाते थे, गिविंग लोन्स अगेंस्ट वर्चुअल टोकन्स, ये भी और
सब कुछ इस तरह से जो स्वीकार करना, वो सब इसके निपटाने के, एक्सचेंज का खाता खोलना और खरीद बिक्री संबंधित खातों का धन हस्तांतरण, ये सारी चीज शामिल थी। सब पे एक तरह से मनाही कर दी गई थी। और पहले भी जो डेट्स हमने बताई, इन पे भी ये सब बातों के आगाह किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और विभिन्न संस्थाएं जो पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं, इस सर्कुलर की तारीख से 3 महीने के भीतर संबंध से बाहर हो जाएंगी। जो पहले ये सब जारी किया था, इस तरह की सूचनाएं दी थी, तो उसमें भी आगाह किया था कि 3 महीने में बाहर हो कर दी जाएंगी। और जून 2013 को पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये विचारित किया, काहे के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के प्रवर्तन तकनीक से होने वाले रिस्क के बारे में। जो ये उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी, उसके द्वारा आरबीआई ने जून 2013 में ये जारी की थी। उसके द्वारा जो टेक्नोलॉजी रिस्क इन चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसके सब के बारे में जून 2013 में पहली बार ये विचारण किया और इसे जारी भी किया था, जिसमें कहा कि क्योंकि ग्लोबली यूज हो रहा था वर्चुअल करेंसी का, इंडिया में नहीं बाहर भी, तो सब बाहरों को भी ध्यान में रखते हुए यूज ऑफ ऑनलाइन एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी पे जो वर्चुअल करेंसी का प्रचार हो रहा था, प्रसार होता है, ये बढ़ रहा था, जिससे विकास, नियामक, कानूनी और परिचालन रिस्क की चुनौती आ रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमेशा से ये लग रहा था कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है, जो हमारा ये इंडियन फाइनेंस सिस्टम है, ये कहीं न चौपट होने लगे, इसके पैरेलल कोई व्यवस्था न खड़ी हो जाए। और ऐसा तो नहीं है कि हमारी देश की जो बैंकिंग प्रणाली है, इस पे कोई आघात हो, हमारे बैंक का कारोबार कहीं प्रभावित ना हो जाए, बैंक की इनकम न घट जाए, या कहीं आगे चल के बैंक की हमारी जरूरतें न रह जाए, समाप्त न हो जाए पैरेलल व्यवस्था खड़ी होने पर। ये सब आशंकाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थी। तो इसी सबको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये डेवलपमेंट, जो ये चैलेंजेस आ रहे थे, इनसे पोज हो रहे थे चैलेंजेस, ये चैलेंजेस जो उत्पन्न हो रहे हैं इस तरह के वर्चुअल करेंसी के काम के द्वारा, कैसा कि इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी, यानी विकास नियामक की तरह, लीगल एंड ऑपरेशनल रिस्क जो पैदा हो रही हैं, इन सब पे भी लगातार विचार करके ये अपनी रिपोर्ट बराबर ही जारी करती रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इन रिपोर्टों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि वर्चुअल करेंसी स्कीम, जिसमें वर्चुअल करेंसी को अनरेगुलेटेड डिजिटल मनी के रूप में बताना शुरू कर दिया गया है, इसके डेवलपर्स द्वारा, जिससे इसके मेंबर्स और स्पेशल वर्चुअल कम्युनिटी एक बनती जा रही है ऐसा काम करने वालों की। तो इन लोगों के द्वारा ये यूज किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो ये सब आशंकाएं थी, ये सब बराबर अपनी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रखी भी। और आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रेगुलेटर्स अध्ययन कर रहे हैं, इस बात की स्टडी भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस और वर्चुअल करेंसीज के प्रभाव क्या क्या हैं, उनका इफेक्ट क्या होगा, या क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और क्या क्या जोखिम हो सकते हैं भविष्य में, क्या रिस्क हो सकते हैं। इन सब बातों पे भी स्टडी चल रही थी, अध्ययन भी हो रहा था। तो बहुत सचेत थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जून 2013 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपने सभी साथियों ने नाम सुना होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, FATF जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं, जो एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1989 में अस्तित्व में आया। G7 कंट्रीज उसके ये अस्तित्व में आया था, के इनिशिएटिव पर ही ये अस्तित्व में आया था, ये एस्टेब्लिश किया गया था। काहे के लिए, टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए और इससे बचने की नीतियों को विकसित करने के लिए FATF का अस्तित्व में को लाया गया था। और ये वास्तव में प्रीपेड कार्ड, मोबाइल पेमेंट और इंटरनेट बेस्ड पेमेंट सर्विसेज सेवाओं के लिए जो जोखिम आधारित दृष्टिकोण के लिए एक गाइडलाइनर का ये काम करता है, सब सुझाता है, बताता है, नजर रखता है। इनको अगर कहीं ऐसा कोई कुछ करता है तो उसको आगे बढ़ के रोकता है, करने की मनाही है। हर जगह ये पैनी नजर रखता है, बहुत अच्छे ढंग से ये काम करता है। लेकिन ये गाइडेंस डिफाइन नहीं करता है, जो ये गाइड करते हैं उसको कहीं डिफाइन इसने नहीं किया है। हालांकि बाद में चल के इधर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन आई है, मैं भी हो सकता है मुझे समय रहा तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा। क्या
ये वर्चुअल करेंसी को, डिजिटल करेंसी को, इलेक्ट्रॉनिक मनी को, और ना ही ये फोकस करता है या डिफाइन करता है इन सब चीज़ों को। थोड़ा संकेत जरूर आया है कि इसकी डेफिनेशन, लेकिन वो उसको डेफिनेशन के रूप में नहीं कहेंगे। मैं अभी आगे उसके चर्चा करना चाहूँगा। और विभिन्न प्रकार के इंटरनेट बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है, जो वर्चुअल करेंसी पर बेस्ड हैं और जो रियल मनी में ट्रांजैक्शन लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पेपाल का, अलीपे का, गूगल चेकआउट एटसेट्रा एटसेट्रा का। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं FATF के बाद ही ये सब चीज़ें आई, सब इस पे नज़र रख जो चल रही थी, इस पे पूरी तरह से नज़र रखता है। और एक 24/12/2013 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की। अभी तक प्रेस रिलीज नहीं जारी की थी, खाली रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन 24/12/2013 को प्रेस रिलीज भी पहली बार जारी की, जिसमें वर्चुअल करेंसी के यूजर्स, होल्डर्स और ट्रेडर्स को संभावित वित्तीय परिचालन, कानूनी और ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के बारे में चेतावनी दी गई थी। यानी जी पोटेंशियल फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल, कस्टम्स और इन सब चीज़ों के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, रिलेटेड रिस्क के बारे में चेतावनी एक तरह से दी गई थी। तो इन सब चीज़ों की चेतावनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रेस रिलीज थी 24/12/2013 को, उसके द्वारा दिया इन्होंने। और प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया कि भुगतान के माध्यम के रूप में जो वर्चुअल करेंसी का निर्माण, व्यापार या उपयोग किसी केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है। कोई भी बैंक इसको अधिकृत नहीं करता है और मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा भी अधिकृत नहीं है। इसलिए प्रेस विज्ञप्ति में बताते हुए जोखिम के बाद बताया कि इसमें काम करने में बहुत जोखिम हो सकते हैं। फिर जोखिम की ही बात आई प्रेस रिलीज में, जोखिम के बारे में ही आगाह किया। और 27/12/2013 को न्यूज़पेपर में पहली बार इस तरह की न्यूज़ छपी कि 2 बिटकॉइन ट्रेडिंग फर्म पर छापा पड़ा था। ये न्यूज़ आई। वो फर्म कौन कौन सी थी? RBitco.in और दूसरी थी BuySellBitco.in। इसमें छापेमारी की गई। यह एक बिटकॉइन ट्रेडिंग फर्म पर इंडिया में पहली छापेमारी थी और वर्ल्ड लेवल की ये दूसरी छापेमारी थी। हालांकि इसके पहले एक बार फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा अक्टूबर 2013 में एक रेड कंडक्ट की जा चुकी थी। तो इस तरह से ये रेड्स हुई, छापेमारी हुई। इसके बाद एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक था वर्चुअल करेंसीज की डेफिनेशंस एंड पोटेंशियल AML/CFT रिस्क्स। की का मतलब का पे बड़ी की मात्रा नहीं, KEY की, कुंजी चाबी वाला की। जून 2014 में ये FATF के द्वारा ये जारी की गई थी ये रिपोर्ट, जिसमें लेजिटिमेट्स यूजर और पोटेंशियल रिस्क से रिलेटेड बातों को हाईलाइट किया गया था। इन सब बातों को उसमें इस रिपोर्ट में FATF के द्वारा हाईलाइट किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि FATF ने अपनी रिपोर्ट में वर्चुअल करेंसी को डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट कैन बी ट्रेडेड डिजिटली, ये बताया जो मैंने कहा कि आगे इस तरह से इन्होंने थोड़ा सा संकेत दिया। एंड फंक्शनिंग एज ए, 3 चीजों के बाद बताया। ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज के माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, या अथवा यूनिट ऑफ रिकॉर्ड, खाते की इकाई के रूप में, अथवा या ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का एक स्टोर के रूप में। इस तरह से FATF ने अपनी रिपोर्ट दी। बट नॉट हैविंग ए लीगल टेंडर स्टेटस, लेकिन इसको लीगल टेंडर स्टेटस नहीं दिया। ये बहुत मार्के की चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। लीगल टेंडर स्टेटस क्या होता है? जैसे हमारे भारतीय नोट्स हैं, हमारी मुद्रा है, वो लीगल टेंडर हैं, वो मान्य है, लीगली मान्य है। लेकिन अभी ये लीगल टेंडर इसको नहीं मिला वर्चुअल करेंसी को, इस तरह से FATF की रिपोर्ट के द्वारा लीगल टेंडर नहीं है। लेन देन में हम इसका इस तरह से चलन नहीं कर सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे ये एक्सेप्ट हो रहा है, तमाम फैसिलिटीज मिल रही हैं, तमाम जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसको परमिशन भी मिल रही है। तो FATF की रिपोर्ट में क्रिप्टो करेंसी को भी परिभाषित किया गया है। हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा रखना चाहूंगा। क्रिप्टो करेंसी को कैसे परिभाषित किया है?
इसका अर्थ बताया है कि ये गणित आधारित यानी मैथ बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड कन्वर्टिबल वैल्यू करेंसी है। ये कैसी करेंसी है? गणित आधारित विकेंद्रीकृत परिवर्तनीय आभासी मुद्रा, जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा संरक्षित है, यानी ये प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफी है। by relying on public and private keys to transfer value from one person to another and signed cryptographically। इसका कोई वैसा साइन हो क्रिप्टोग्राफिकली, जैसे डिजिटल साइन होता है वैसे क्रिप्टोग्राफिकली साइंड होती है ये। ईच इन इट्स ट्रांसफर, जहाँ ये ट्रांसफर की जाती है इस ट्रांजेक्शन में। जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं वो बहुत कुछ जानते होंगे, तो मैं थोड़ा सा एक अंश भर संकेत भर दे रहा हूँ खाली इसमें। इसके आगे फिर जून 2015 में FATF फिर आगे आया और एक गाइडेंस फॉर रिस्क बेस्ड अप्रोच टू वर्चुअल करेंसीज के शीर्षक के तहत फिर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट आगे लगाई, विच सजेस्टेड सर्टेन रिकमेंडेशंस, जो सुझावित करते थे, सुझाव दे रहे थे, कुछ सुझाव के बारे में बता रहे थे, रिकमेंडेशंस के बारे में बता रहे थे। जैसे कि जो देश कि सारे देशों को जहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है, वो रिस्क की पहचान करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए, उन्हें समझने के लिए और ऐसे रिस्क कम करने के उद्देश्य से कार्रवाई कर सकें, ये सब भी वो जाने समझें। इनको जानना चाहिए सारे देशों को इन सब कामों के लिए। और दूसरा किया कि टू एनेबल ऑल द रिलेवेंट अथॉरिटीज टू अंडरस्टैंड दैट वर्चुअल करेंसी की सर्विसेज कैसे कार्य करती है। जितने भी अथॉरिटीज हैं हर देशों के, वो इसको समझें, उसको जानें, उसका ज्ञान प्राप्त करें कि वर्चुअल करेंसी की सर्विसेज कैसे कैसे काम करती है, किस रूप में काम कर रही है, किस रूप में चलन में है। और सबसे जो बढ़ के इनकी आशंका भी थी, वही रिजर्व बैंक की भी आशंका थी, वही कि इनका मनी लॉन्ड्रिंग में, टेररिज्म में इन सब में तो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लेन देन पलक झपकते ही एक दुनिया के कोने से दूसरे कोने में पैसा पहुंच जाता है। तो ये सब चीजें इनके उसमें था कि कहीं इसका इस तरह से मिसयूज ना हो, टेरर फंडिंग ना होने लगे, मनी लॉन्ड्रिंग इसके द्वारा ना शुरू हो जाए। तो इसका मुकाबला करने के लिए, इसके रोकथाम करने के लिए भी कि ये सब नजर रखें अथॉरिटीज, इस पे जाने समझें, इस पे विचार करें कि ये कैसे कार्य करती है, उस सब चीज को डिटेल में सारी रिपोर्ट्स हैं। तो मैं जरा सा अंश खाली बता रहा हूँ, और पूरे में जाऊंगा तो एक ही रिपोर्ट पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो इस तरह से फॉर कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग एंड टेररिज्म, CFT शॉर्ट में इसको नाम रखा गया, इसके ट्रीटमेंट को प्रपोज करने के लिए भी ये FATF ने सुझाया सबको। और दूसरा कि समान जोखिम प्रोफाइल वाले जो समान उत्पादों और सेवाओं के लिए समान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी CFT के उपचार को बढ़ावा देने के लिए, कि जो इसके उपचार हैं, इनकी रोकथाम कैसी की जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा सचेत करता रहता था, सजेस्ट करता रहता था, बताता रहता था, अपनी रिपोर्ट, अपना गाइडेंस से बराबर देता रहता था। और दूसरा इन्होंने दिया कि जहां देश वर्चुअल करेंसी और सेवाओं को प्रतिबंधित कर रहे हैं, तमाम सारे कंट्रीज हैं जो इसको रोक लगाते हैं, जैसे इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही लगा रहा है अपने उसके द्वारा, उन्हें अन्य बातों के अलावा स्थानीय और वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म के वित्त पोषण के जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब जो जोखिम है, इससे जो रिस्क हैं, इन सबको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसका प्रोहिबिशन यानी निषेध वर्चुअल करेंसी के भुगतान, चलन आदि गतिविधियों को भूमिगत रूप से यानी चोरी छुपे चलाएगा। अगर रोक लगाई जाएगी, क्या अंडरग्राउंड ये सारे काम होंगे, भूमिगत लेन देन चालू हो जाएगा, चोरी छिपे सारा काम शुरू हो जाएगा। इस सब पे भी देखें, नजर रखें और इस पे विचार करें। ये सारी बातें आई थी। और FATF ने यह भी सबमिट किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1 अक्टूबर 2015 में ऑन इमर्जिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क, इसके बारे में। ये FATF की रिपोर्ट 4 पार्ट में थी, जिसमें एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था, यानी वित्तीय प्रबंधन आदि के बारे में कहा गया था। तीसरा था ट्रेडिशनल टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में। चौथा था इमर्जिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग थ्रेट्स एंड वुल्नरेबिलिटी, जो उभरते आतंकवादी वित्त पोषण खतरों और इनकी कमजोरियों के, जो कमजोरियां हैं
वुल्नरेबिलिटीज हैं, इनके बारे में सब कुछ जानने के लिए ये सब कहा गया था। तो हर तरह से FATF सुझाता था और बताता था, इसीलिए इसका निर्माण भी हुआ था कि विश्व में कहीं ये जब वो 4/11 कौन सा है जो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिकन टावर को प्लेन से वो करवाया था, उसी के बाद यूनाइटेड नेशंस वगैरह से बाद ये सब चीजें सामने ज्यादा आई और तमाम सारे देश को ग्रे लिस्ट में भी डाले गए। तो उसी के बाद ये ज्यादा कड़ाई हो गई 9/11 वाले इंस्टेंस के बाद। तो इसमें धन को स्थानांतरित करने की जो पारंपरिक तरीके हैं, यानी बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से आतंकवादी संगठनों के लिए धन की आवाजाही का ये कुशल तरीका बनता जा रहा था, ये सब उसकी आशंकाएं थी। ये सब उसने कहा इस पे सब पे नजर रखी जाए। रिपोर्ट में इमरजेंस ऑफ न्यू पे आउट्स प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज के बारे में भी कहा गया। डिफरेंट मोड्स ऑफ टेररिस्ट फंड फाइनेंसिंग के बारे में भी सुझाया गया, जैसे कि सेल्फ फंडिंग है, उसमें क्राउड फंडिंग भी, कुछ क्राउड फंडिंग इलीगल भी होती हैं। अब यहाँ वो नहीं है उसका जिक्र करने का, लेकिन जो परलवाइन में हो रही है वो बिल्कुल लीगल क्राउड फंडिंग इस्तेमाल हो रही है। और सोशल नेटवर्क फंड रेजिंग विथ प्रीपेड कार्ड्स एटसेट्रा के बारे में भी इसमें बताया गया था। बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी विभिन्न आपराधिक समूहों का ध्यान आकर्षित करती है। बहुत जल्दी इसमें आकर्षित हो जाते हैं कि इसके द्वारा हम बहुत जल्दी से टेरर फंडिंग के लिए पैसा एक देश से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे। हवाला का कारोबार भी इसमें भी आया था। और टेररिस्ट फंडिंग यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जोखिम उत्पन्न ये सब वर्चुअल करेंसी का लेन देन कर सकता है। ये सारी बातें उनकी आशंकाएं सब थी। और ये टेक्निक्स ग्लोबल लेवल पर मनी के गुमनाम ट्रांजैक्शन कर सकती है कि पता ही नहीं चलेगा कि किसने कहाँ किसको भेज दिया। हालांकि ये दिख सकती हैं बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, पर सभी ट्रांजैक्शन जो है वर्चुअल करेंसी के दिखाई देना मुश्किल भी हो सकता है कि सभी ट्रांजैक्शन का पता लगे। तमाम ट्रांजैक्शन का पता भी हो सकता है कि ना चल सके, ये भी आशंका थी। और यूएस सीक्रेट सर्विस ने ऑब्जर्व किया कि इसके क्रिमिनल्स इसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो रहे हैं। क्रिमिनल्स के लिए वरदान कहीं ना साबित हो जाए। और ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये बहुत तेजी से होता है, जैसा मैंने कहा। तो इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह के बारे में भी तो मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो वाकई बहुत समय लग जाएगा। तो मैं उस केस पे आ जाता हूँ सीधे कि उस केस में क्या हुआ जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था। उस केस में यह हुआ कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आशंकाएं थीं उन पे बहुत गहनता पूर्वक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया। पेटिशनर्स के काउंसिल्स को सुना सुप्रीम कोर्ट ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुना, यूनियन ऑफ इंडिया का पूरा पक्ष डिटेल में रखा गया। बहुत लंबी बहस भी चली। और जो गवर्नमेंट की डिजिटलीकरण योजना है, डिजिटाइजेशन की तरफ जो गवर्नमेंट बढ़ रही है, वो सारी जो पॉलिसीज हैं उसको भी देखा। और जितनी करेंसीज हैं देश की विदेश की, तमाम करेंसीज, किन किन कंट्रीज ने करेंसी की क्या डेफिनेशन दी है, वो सब देखा। देश विदेश के तमाम सारे जजमेंट्स अपने इस जजमेंट में साइट किए हैं। ये जजमेंट 180 पेज का जजमेंट है, बहुत डिटेल जजमेंट है। कोई भी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, कोई भी कोना, कोई भी एंगल, कोई भी कार्नर डील करने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से छूटा नहीं है। तो हर चीज को डील करने के बाद ओवरऑल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो सर्कुलर इन आशंकाओं के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, जारी किया है, ये प्रतिबंध लगाए हैं, ये सही नहीं है। और उनको गलत मानते हुए, सही न मानते हुए उनको खारिज कर दिया, उस सर्कुलर को सेट असाइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया। रिट पिटीशन को अलाउ होते ही तमाम खुशियां छा गई। जिन लोगों का बहुत सारा पैसा जो है जब्त हो गया था, मतलब फ्रीज हो गया था, लेन देन पे सब रोक लग गई थी, वो सब बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने यही इतना नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी बढ़ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया कि वो ये अपने सारे बैंक्स को जिन्होंने लोगों का पैसा फ्रीज कर रखा है उनको डायरेक्शन निर्गत करे कि वो तत्काल सारा पैसा लोगों का वापस करें। और वापस ही ना करें बल्कि जितने दिन तक उनका फ्रीज रहा है अकाउंट पैसों में
लेन देन उनका बाधित रहा है, रुका रहा है, उस पीरियड का, यानी उनको पैसा वापस करने की तिथि तक जो उस समय मार्केट रेट का इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट सहित वापस करें। तो हर तरह से ये जो वर्चुअल करेंसी पे काम हो रहा था उसको गलत नहीं पाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। निष्कर्ष ये निकला, यही फाइंडिंग थी, यही कंक्लूजन रहा कि कहीं से कोई गलत नहीं रहा। और पैसा लोगों का बहुत जमा था। एक डीसीडीएम इंटरनेट लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो पिटिशनर नंबर 6 थी, इसका अकेले का ही 12,05,36,667 रुपया 83 पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वर्ली ब्रांच मुंबई में ही अकेले का जमा था। तो जब मैंने ये जजमेंट पूरा पढ़ा और इसके सारे चीजें मैंने देखी कि कहीं से भी जो वर्चुअल करेंसी में या क्रिप्टो में काम हो रहा है, और इसमें यही नहीं, जितने सारे ये करेंसियां हैं, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इंटरनेट करेंसी, ये सब चीज पर इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से इसमें चर्चा की है। और यही नहीं, जितने सारे क्वाइंस हैं, चाहे वो बिटकॉइंस हो, लाइट क्वाइंस हो, बीबी क्वाइंस हो, डोजी क्वाइंस हो, इन सब पे पूरा डिटेल में अपनी हर चीज उन्होंने डील की है और अपनी फाइंडिंग दी है। और जैसा मैंने कहा, जितनी करेंसी के साथ साथ जितने एसेट्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो एसेट्स हो, पेट्रो एसेट्स हो, डिजिटल एसेट्स हो, वर्चुअल एसेट्स हो, सब कुछ डील किया है। कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है। और ये पाया कि ये जो सर्कुलर है ये गलत है, गलत है, तो खारिज कर दिया। तो ये बहुत अच्छा जजमेंट, बहुत बड़ा जजमेंट ये आया। तो जो आशंका थी, जो मेरे मन में भी आशंका थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इतना इतना रुपया, इतने कमाने की बात कर रहे हैं कि इसमें आइए केवल 2250 रुपए छोटे से अमाउंट से आप इस सिस्टम से जुड़िए और यहाँ पे वर्किंग करके आप अपने मेहनत के हिसाब से कितना तक कमा सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई इलीगल काम हो। तो जब ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी, सारे एक्ट्स पढ़े, उनके संदर्भ में ये सब जजमेंट पढ़ा और हर चीज़ इसमें डील किया गया, वो सब मैंने देखा, तो मैंने पाया ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत सच्चा काम है, बिल्कुल जायज़ काम है, लीगल है, इसमें कहीं भी कोई लीगल काम नहीं हो रहा है, किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो ये सब पाने के बाद मैंने मन बना लिया कि मुझे बिना देरी किए इसमें जुड़ना है, जुड़ना है। मैं रामप्रीत सर जी को फ़ोन करने ही जा रहा था कि उधर से उनका फ़ोन आ गया कि सर जी मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं तो चाह ही रहा था आ जाएँ। मैंने कहा बिल्कुल सर जी आ जाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ। लेकिन वो उस दिन किसी वजह से नहीं आ पाए, अगले दिन वो आए और मुझे प्लान दिखाना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर जी ऐसे ही काफ़ी देरी हो गई है, न जाने कितने अकाउंट्स इस दौरान खुल गए होंगे। अब मेरा अकाउंट पहले खोल दीजिए, प्लान मुझे सब समझ में आ गया है, मैं जान गया हूँ और प्लान फिर मैं आगे भी समझता रहूँगा, देखता रहूँगा। तो मैंने प्लान ए, प्लान बी में दोनों में अपना अकाउंट खोला। उस दिन से मैं आप लोगों से सीखकर, तमाम हमारे लीडर्स हैं उनकी मीटिंग में जाकर, उनकी बातों को सुनकर, सीखकर, या जहाँ से भी हमको जो भी नॉलेज मिलती है मैं उसको लेने का प्रयास करता हूँ। और अपने लीडर्स को डुप्लीकेट करते हुए, क्योंकि डुप्लीकेसी का भी बिजनेस है, डुप्लीकेट करते हुए मैं इसको एंजॉय करते हुए कर रहा हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अपनी इनकम में ग्रो भी होना पा रहा हूँ और अच्छा चल रहा है। और हालांकि मैं समय थोड़ा सा कम दे पाता हूँ अपनी व्यस्तता की वजह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके, जहाँ परलवाइन की बात आती है, मैं समय निकालने का प्रयास करता हूँ, जरूर निकाल भी लेता हूँ और मीटिंग्स में भी बराबर मैं आ जाता हूँ। और तो बहुत अच्छा लगता है मुझे परलवाइन की बातें करना और अपने परलवाइन के साथियों से मिलना। और क्योंकि ये है ही इतना नायाब, इतना शानदार बिजनेस, इतना शानदार बिजनेस मेरी समझ से। हालांकि मुझे इस तरह से नेटवर्किंग वगैरह का कोई तजुर्बा नहीं है, मैं समझता हूँ पहले इतना नायाब, इतना शानदार बिजनेस कोई नहीं आया होगा, इतना सिस्टम कोई नहीं आया होगा, शायद भविष्य में भी ना आवे जो इतना सच्चा, शानदार, जानदार, ईमानदार और भरोसेमंद हो। ये हमारी आपकी आकांक्षाओं से बढ़कर हमको आपको देने की है, वो कुव्वत रखता है और देता है। बिल्कुल इसकी नीयत बिल्कुल साफ लगती है कि हमसे आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि हमको आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करता है। इसीलिए देखिए फॉर्च्यून वॉलेट में दे रहा है। और अब तो एक्सेल्सियर जिन्होंने कर रखा है, जिन साथियों ने, उनको भी 10 डीपी शायद देने लगा है, शुरू हो गया है। जो लोग पहले से जुड़े हैं, धीरे धीरे जो लोग एक्सेल्सियर किए हैं,
जो लोग एक्सेल किए सबको मिलने लगेगा, जिनको दो राउंड नहीं आया है वो सब लोग पाने लगेंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सच्चा ये बिजनेस है। और ईश्वर ने हम लोगों के ऊपर कृपा करके ये सिस्टम हम लोगों के दरवाजे पे भेजा है। हमको इसमें जुड़ गए हैं सब लोग, तो पूरी शिद्दत से अपनी जो पूरी सामर्थ्य है, पूरी जो ताकत है इसमें लगा देनी चाहिए। और इसको ईमानदारी से, इस पर विश्वास रखते हुए इसमें काम करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये हम लोगों को बहुत कुछ देने जा रहा है, बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। हम अपने जीवन की दिशा और दशा को यहाँ जरूर बदलने में कामयाब होंगे। जो हमारे जीवन में धनाभाव है, धन की कमी है, आर्थिक विषमता है, जिसकी वजह से हम अपने बहुत सारे जरूरी काम भी नहीं निपटा पाते, नहीं कर पाते हैं, वो सब करने में हम समर्थ बन पाएंगे। और निश्चित रूप से न खुद समर्थ बनेंगे, बल्कि दूसरों को भी, जिसको भी हम इस सिस्टम के बारे में बताएंगे, जो हमारे बताने से, जताने से इसको समझेंगे, आएंगे, उनके भी परिवार में खुशहाली आएगी। और वो भी अपने गरीबी गरीबी तो मैं नहीं कहूँगा, वो भी अपने स्तर को अच्छा बना पाएंगे। और अपने को धनवान बना पाएंगे। अपने हर काम को, जो अपने अपने हर सपने को पूरा करने में अपने को सक्षम बना पाएंगे। अपने सपने को, अपने परिवार के सपने को, अपने बच्चों को सपनों को निश्चित रूप से बना पाएंगे। बस हमको विश्वास करते हुए इसमें काम करते जाना है, काम करते जाना है, काम करते जाना है। और एक अच्छी बात इसमें और भी है मुझे लगी, यहाँ पे ना किसी को छला जाता है, ना किसी से कोई झूठी बात बताई जाती है, एकदम सच्ची बात बताई जाती है। और ओवरऑल 2250 रुपये इतनी छोटी अमाउंट है कि हर व्यक्ति इतना लगा के इससे जुड़ सकता है। और वो भी हम ही आपके बीच में पूरा पूरा 100% बढ़ भी जाता है, सिस्टम कुछ भी नहीं लेता है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सच्चा बिजनेस है। हम लोगों को जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और पूरे मनोयोग से करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। आप लोगों को मैंने बहुत समय ले लिया, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैं ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों ने पेशेंसली मुझे सुना। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू किरण मंगलपल्ली सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जितने भी सर, कोस्ट थैंक है यू, सभी थैंक लोग यू। सर को सभी को धन्यवाद उसके कहना सर है। को बधाई देते। बहुत बहुत सर, थैंक यू हमने सर, आपसे थैंक यू बहुत सर, नॉलेज थैंक लिए यू। सर। बहुत ही अच्छा बताया बहुत जी बहुत इस सर, बारे बहुत में, जबरदस्त, आपको एक एक नॉलेज पॉइंट अच्छा को दिया। आपने बहुत थैंक यू। बेहतरीन तरीके से बताया सर। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त सर, एक एक पॉइंट जबरदस्त। को आपने बहुत जबरदस्त बताए सर। थैंक यू सर। सभी धमाका ग्रुप के तरफ से आपको तहे दिल से हम बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं, और इसी तरह से हमें नॉलेज बांटते जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट पे अशोक वाजपेयी सर आ चुके हैं, और बहुत ही जबरदस्त आज का उन्होंने एक सेशन इतना जबरदस्त उन्होंने लिया कि पर्लवैन के बारे में और सिस्टम के लीगलिटी के बारे में जो बता रहे थे, एक एक बारीकी से सभी लोग सुन रहे थे। एक भी लोग क्यूट नहीं हुए थे, बाहर नहीं गए थे, क्योंकि इस सिस्टम का पावर, इस सिस्टम का ताकत उन्होंने जो बताया अपने को, कि वाकई में सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और धमाका ग्रुप से बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर को, क्यों इन्होंने इतना जबरदस्त इस सिस्टम के बारे में और लीगलिटी के बारे में। और काशी रहने से भी, और सर अपने लिए एक एक घंटा सेशन ले रहे, क्यों ले रहे कि पार्लियामेंट में जरूर करना है अपने को। और पार्लियामेंट विल नेवर एंड, ये सिस्टम पहले ही अपने को नोटिफिकेशन दिया है सिस्टम ने, पार्लियामेंट विल नेवर एंड। तो ये पार्लियामेंट सीधी सीधी एक क्राउड फंडिंग बेस्ड सिस्टम पे माना जाता है, डोनेशन क्राउड फंडिंग सिस्टम। तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को पैसा, ये मदद होते जाता है। और ये पूरा जब तक